अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हमारा जो चैप्टर है बायोएनर्जेटिक्स, उसमें फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके जो बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है और पहली बार में समझ नहीं आता। तो मैं आपको बार बार ये कहूँगी कि जिस सीक्वेंस से मैंने वीडियोस इसके ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर, इन टॉपिक्स पे बनाई हैं उनको आप बार बार तसल्ली से देखें और साथ साथ अपनी बुक को स्टडी करके इन जो साइक्लिक फिनोमिनॉन्स और डायग्राम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें तो आपको तमाम लेक्चर जो है वो समझ में भी आ जाएगा और याद करने में भी आसानी होगी। पिछला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने फोटो सिस्टम्स के बारे में बात की थी। उन्हीं फोटो सिस्टम्स के ऊपर जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है एक मजीद छोटी डायग्राम में आपको मजीद एलैबोरेट करके इस डायग्राम में दिखाया गया है, जहां आप देख सकते हैं फोटो सिस्टम 2 है। हमने बात की थी 680 नैनोमीटर लेंथ पर ये सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर को देता है। फिर एक कंपाउंड आता है जिसे हम कहते हैं प्लास्टोक्विनोन, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है भेजता है इलेक्ट्रॉन्स को। एक मजीद कंपाउंड आता है प्लास्टोसायानिन। प्लास्टोसायानिन जो है फोटोसिस्टम 1 की तरफ इस इलेक्ट्रॉन को सेंड करता है। फोटोसिस्टम 1 इसको प्राइमरी एक्सेप्टर की तरफ भेजता है। उसके बाद फेरोडॉक्सिन की बात होती है। ये इलेक्ट्रॉन होते होते एंड पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को, जो कि ऑक्सीडाइज स्टेट पे है, इसमें यहाँ प्लस लगा हुआ है, उसको रेड्यूस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके साथ एक हाइड्रोजन लग जाती है और जनाब जब ये हाइड्रोजन लग जाती है तो इस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला जो एंजाइम कहलाता है वो होता है NADP रिडक्टेज, क्योंकि वो रिड्यूस कर रहा है। हाइड्रोजन जब किसी चीज़ के साथ लगती है तो हम कहते हैं रिडक्शन हो गई है। और जब भी किसी एंजाइम का हम नाम लिखते हैं तो उसके नाम के एंड पे एज ज़रूर आता है। अब हमने बात करनी है साइक्लिक फिनोमिनॉन में जो हमारा केमी ऑस्मोसिस टॉपिक है वो, और उससे रिलेटेड ये डायग्राम आपको यहाँ इलेबोरेट करके दिखाई गई है, जो कि मैंने यहाँ अपने नोटिस बोर्ड पर भी वाइट बोर्ड पर भी बना रखी है आपके लिए। ये आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में आपको थैलाकॉइड्स दिखाए गए हैं। उनकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर खाली जगह है जिसे ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन के अंदर स्ट्रोमा सयाल मादा भरा होता है और इसकी मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स अटैच्ड होते हैं और एंजाइम्स वगैरह भी अटैच्ड होते हैं, प्रोटीन्स भी अटैच्ड होती हैं, जो कि तमाम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशंस और फिनोमिनॉन के साथ एसोसिएटेड होती हैं। हमने क्या किया, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा बड़ा करके देखा और मालूम हुआ कि हमने ये ढेर सारे स्ट्रक्चर जो हैं इसमें नजर आ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 1 मौजूद है। ये एटीपी सिंथेटेज है, वो रिएक्शन जिसमें एंड पर स्टेप पर एटीपी सिंथेसाइज होता है। तो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए ये हमारा एंजाइम काम करता है जिसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेटेज। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हर एंजाइम के नाम के एंड पे एज आता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका नाम भी सिंथेटेज इसीलिए रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है ये वो फॉर्म है जिसमें अभी एक फॉस्फेट की कमी है और इसके साथ एक फॉस्फेट को जुड़ना है। जब ये एक फॉस्फेट एडीपी के साथ जुड़ जाता है तो एटीपी बनता है और एनर्जी करेंसी जो है सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है ताकि इस एनर्जी को वो इस्तेमाल कर सकें। अब अगर हम अपने पहले स्टेप की तरफ आए तो आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये इसमें आपको लिपिड्स प्रोटीन्स जो है वो नजर आ रही हैं। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती हैं या सेल ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं वो बेसिक लिपिड्स और प्रोटीन से ही मिलकर बनी होती हैं। फोटोसिस्टम 2 फोटोन लाइट एनर्जी को ट्रैप करे, फोटोलाइसिस इसने की, पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा, ऑक्सीजन रिलीज कर दी, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिए। हाइड्रोजन आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज करता है। फोटोसिस्टम 2 इसको प्लास्टोक्विनोन को देता है। प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएटेड है। इस पिक्चर में उसको ब्लू कलर की स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। प्लास्टोक्विनोन जो है उसके बाद ये सारा साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन होते हुए प्लास्टोसायानिन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर PC लिखा हुआ है जो कि आपको बता रहा है कि प्लास्टोसायानिन लिंक है दोनों तरह के फोटो सिस्टम्स के दरमियान में। ये हमारा फोटो सिस्टम 1 है। ये आपको पता है कि ये 700 नैनोमीटर पे लाइट को ट्रैप करता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 जो है ये हमारा 680 नैनोमीटर पर लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। मजीद आप देख रहे हैं कि फोटोन लाइट एनर्जी जो है वो फॉल कर रही है पत्तों के ऊपर। आपको पता है कि सूरज की जो रोशनी होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी जो है वो जमीन पर आती है और उन पैकेट्स को फोटोन कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है ये रिलीज हुए यहाँ से फोटोलाइसिस से। फोटो सिस्टम ने क्या किया, इसको आगे सेपरेट किया इलेक्ट्रॉन्स को फेरोडॉक्सिन की तरफ, जिसको हम लिखते हैं F और D से। उसके बाद ये मजीद एक एंजाइम इन्वॉल्व करता है और इस एंजाइम के बारे में हमने अभी पिछले जो डायग्राम देखी है उसमें आपने देखा था कि वो था NADP रिडक्टेज, जहां पर आप देख रहे हैं कि जो NADP ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है उसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और एक हाइड्रोजन आयन जो यहाँ से हमें मिल रहा था उसको हमने इस्तेमाल करके ये रिडक्शन कर दी है।
और उसके बाद फाइनली इस जो केमिकल रिएक्शन है उसमें एटीपी भी बनती है। अब अगर अब तक के होने वाले तमाम वाकयात में आपने देखा कि हर चीज़ से कोई नई चीज़ बन रही है और हाइड्रोजन आइन और इलेक्ट्रॉन आइन जो है वो फ्लो की सूरत में, एक फ्लो की सूरत में वो आगे जा रहे हैं। तो इस पूरी जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं कि इसे हम एक केमिकल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। अब वो केमिकल इक्वेशन बताती है कि आपके पास 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इस रिएक्शन के लिए 6 NADPH इस्तेमाल होते हैं और 9 ATP मॉलिक्यूल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो जनाब आपके पास यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का बन रहा है, यहाँ पर 3 जो है वो हर एटम के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 6 NADP यहाँ रिड्यूस्ड थे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे फाइनल रिएक्शन के बाद। और क्योंकि हम कुछ बना रहे हैं तो ATP खारिज नहीं हो रही, कहीं कहीं वो रिएक्शन में बन रही है और कहीं कहीं वो इस्तेमाल हो रही है। तो ATP के 9 मॉलिक्यूल जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ये NADP दे देते हैं, एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट 9, इसमें से 9 फॉस्फेट जिसको हम PI लिख रहे हैं। PI का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप बजाते खुद जो है वो इस तरह से होता है, यानी फॉस्फोरस के साथ 4 ऑक्सीजन एटम जो है वो लगे होते हैं। तो 9 फॉस्फोरस जो है फॉस्फेट जो ग्रुप है वो इस ADP से जुदा हुए हैं, क्योंकि इनका बॉन्ड आपस में बना हुआ था। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर एनर्जी रिलीज होती है जो कि यहाँ इस्तेमाल की गई है रिएक्शन में। और फाइनली 3 पानी के जो मॉलिक्यूल हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं ये हर तरह के एंजाइम्स के साथ जो है वो एसोसिएटेड होते हैं और उनकी वर्किंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इसको केल्विन साइकिल का नाम दिया गया है, क्योंकि इसका जो अगला फेज हमने पढ़ना है वो पूरे रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो इस्तेमाल होता है। हमने बात की थी कि जो फॉस्फोराइलेशन है उसके 2 हिस्से हैं, एक साइक्लिक है और एक नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक हमने Z स्कीम के साथ साथ पढ़ लिया था और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन अब हम इधर यहाँ पर पढ़ने लगे हैं। और ये जो सारी हमने पढ़ी थी ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन थी, जो कि पिछले की समरी आपकी बुक में एक्सप्लेन की गई है 3 डायग्राम की मदद से, ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह बैठ जाए और आपको हर लेवल पर उसे एक्सप्लेन किया जा सके। अब ये जो पूरा साइकिल है केल्विन साइकिल, अगर आपको इस पर नोट आता है तो ये आपकी बुक में यहाँ से लेकर स्टार्ट हो जाता है यहाँ तक, जिसमें आपको ये डायग्राम बनाना बेहद ज़रूरी है। अगर ये डायग्राम आप याद कर लेते हैं तो आप सारी डिस्क्रिप्शन को आराम से कर सकते हैं एक्सप्लेन। मैंने भी ये साइकिल यहाँ अपनी डायग्राम में आपको बनाकर दिखाया है, जो कि मैं अब आपको बताने लगी हूँ। हमारा जो केल्विन साइकिल होते हैं इसकी 3 फेजेस होती हैं, आपकी बुक में भी इन्हीं फेजेस का जिक्र गया है। पहली फेज में कार्बन डाइऑक्साइड इसको ट्रैप किया जाता है, उसे फिक्स किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है नेक्स्ट कंपाउंड में। उसके बाद इसमें एक स्टेज आती है जब NADP की रिडक्शन होती है, उसको हम रिडक्शन फेज बोलते हैं। और तीसरी और आखिरी जो फेज हमारी होती है वो रीजेनरेशन होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमें जो है वो अवेलेबल हो जाती है और रुबिस्को नाम का एक कंपाउंड जो है वो दोबारा हमें जो है साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है। क्योंकि ये साइकिल जहां से स्टार्ट हुआ था ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर चलता है और वापस वहीं पर जाकर एंटर हो जाता है एंड पे। इसकी वजह से हमें शुगर भी मिलती है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पौधे सिंथेसाइज करते हैं, और ये हमारा आउटपुट है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इस पूरे स्ट्रक्चर को हम, इस पूरे जो फिनोमेनॉन है उसको हम कहते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जगह जगह इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये फॉस्फोराइलेशन कहलाएगी। यहाँ पर भी इसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। और ये कंपाउंड्स भी ऐसे हैं जिनमें जगह जगह फॉस्फोरस लगेगा, इस वजह से इसको हम कहेंगे फॉस्फोराइलेशन। ये तमाम रिएक्शन एंजाइम्स की मदद से होंगे और रिंग लाइक होंगे, जहां से स्टार्ट होंगे वहीं पर आकर ख़त्म भी हो सकते हैं, इसलिए इसका नाम है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा इनपुट वो होता है जिसको हमने देना है और आउटपुट वो होता है जो हमें हासिल हुआ है। तो इनपुट में आप देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको हासिल हुई है, 3 मॉलिक्यूल जो हैं इसके यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये 3 जो है ये आपको बता रहा है कि मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं। इससे कार्बन जो है हासिल हुई उसको फिक्स किया पहले स्टेप ने। जब कार्बन फिक्स हुई तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है उसको रुबिस्को बोलते हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था। रुबिस्को जो है अपने आप को चेंज करता है, एक नए कंपाउंड में बनाता है। इस नए कंपाउंड का नाम होता है फॉस्फोग्लाइसरेट। इसके आगे जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसमें जो कार्बन एटम नंबर 3 होगा फॉस्फेट उस पर लगा होगा। जिस भी कार्बन एटम नंबर पर ग्रुप लगा होता है तो जो नंबर हैं हम उसके मुताबिक लिखते हैं, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 3 फॉस्फोग्लाइसरेट।
और इसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, यहाँ मॉलिक्यूल लिखे होंगे 6, जो आपकी बुक में लिखे हैं, आप देख भी सकते हैं। इस स्टेप पर जो हमारा एनर्जी है वो हमें देनी पड़ेगी, तो 6 एटीपी के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, ये 6 एडीपी में कन्वर्ट होगा। जब 6 एडीपी में कन्वर्ट होगा तो ये 6 फॉस्फेट जो हैं ग्रुप 6 फॉस्फेट्स को अपने से जुदा कर देगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा और जो एनर्जी इस्तेमाल होगी हमें, वो हम रिएक्शंस कंटिन्यू करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो एनर्जी हमें यहाँ ब्रेकेज से हासिल होगी। उसके बाद ये कंपाउंड अपने आप को रीअरेंज करता है और नया कंपाउंड बना देता है। अब इसमें कार्बन एटम नंबर 3 है, 1 2 3, लेकिन इसमें 2 जगह फॉस्फेट लगा हुआ है कि कहाँ कहाँ, कार्बन एटम नंबर 1 पे फॉस्फेट लगा हुआ है, कार्बन एटम नंबर 3 पे फॉस्फेट लगा हुआ है, तो नई चीज बन गई, ये चीज बदल गई। अब इसका नाम है 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट, है फॉस्फोग्लाइसरेट, लेकिन 1,3 इसलिए क्योंकि अब 2 फॉस्फेट लग गए हैं, कार्बन एटम नंबर 1 पे और कार्बन एटम नंबर 3 पे, और बाई इसलिए क्योंकि 2 फॉस्फेट लगे हैं। अच्छा जी, इसके यहाँ कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 6 मॉलिक्यूल यहाँ थे, 6 ही मॉलिक्यूल हमारे यहाँ बन रहे हैं। अब यहाँ पर अगेन जो है जनाब ऑक्सीडेशन हुई है, कैसे, NADP जो है इसने फॉस्फेट जो है उसको अपने, हाइड्रोजन जो है उसको अपने से जुदा कर दिया है। जब इसने हाइड्रोजन एटम को अपने से जुदा कर दिया है तो ये फॉस्फेट को भी अपने साथ हटा देता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बॉन्ड ब्रेकेज हुई है और वो बॉन्ड ब्रेकेज के नतीजे में जो एनर्जी बनेगी उसको आगे इस्तेमाल करेंगे। अगला कंपाउंड जो बनता है वो है जी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कार्बन एटम 1 2 3 है और कार्बन एटम नंबर 3 पे फॉस्फेट लगा हुआ है। इस कंपाउंड को शॉर्ट फॉर्म में G3P भी बोलते हैं। अच्छा जी, इसके कितने मॉलिक्यूल्स हमें हासिल हुए, इसके भी 6 मॉलिक्यूल हासिल हुए, 6 मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं कि चल रहे हैं। उसके बाद ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये अपने आप को G3P में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ रिएक्शन से थोड़ा बाहर आ जाता है और ये शुगर बना देता है। मुख्तलिफ तरह की शुगर पौधों के जिस्म में बनती हैं, पौधों की प्लांट बॉडी में बनती हैं और ये हमारा यहाँ पर आउटपुट होता है। इस ग्लूकोज को फिर बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। आगे जो बाकी का G3P हमारा बच जाएगा जिसे हम ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं। ये जनाब आप देख सकते हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ लग गया, इन 6 में से एक मॉलिक्यूल यहाँ चला गया जिसने बना दी शुगर, और 5 मॉलिक्यूल यहाँ बच गए हैं, किसके, G3P के। अब ये G3P क्यों है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट मतलब कार्बन एटम नंबर 3 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अब मजीद ये रिएक्शन करेगा, यहाँ ATP 3 इस्तेमाल होंगे, 3 ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे तो 3 फॉस्फेट ग्रुप को ये छोड़ देगा। जब ये 3 फॉस्फेट ग्रुप को छोड़ देगा, इन 3 फॉस्फेट ग्रुप का रिएक्शन हो जाएगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। इसके पास 3 फॉस्फेट थे, 3 और आ गए, तो टोटल इसके पास अब हो जाएंगे 6 फॉस्फेट ग्रुप। अब अगेन ये अपनी इसने शक्ल बदल ली, अब ये बन गया रिबुलोज बाइफॉस्फेट। बाइफॉस्फेट क्यों, क्योंकि इसके पास कार्बन एटम नंबर 3 पर 3 फॉस्फेट थे, 3 यहाँ से इसको मजीद मिल गए, टोटल इसके पास 6 हो गए। लेकिन क्योंकि वो अलग अलग कार्बन एटम्स पर लगे हुए हैं तो इसका नाम इसलिए बन जाता है रिबुलोज बिसफॉस्फेट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RUBP भी लिखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ हम देखें कि इसके कंपाउंड कितने जो हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने बने हैं, इसमें 3 मॉलिक्यूल बने हैं क्योंकि बाकी के जो मॉलिक्यूल हैं वो इस्तेमाल 6 में से एक इधर चला गया था, 5 रह गए, उन 5 में रीअरेंजमेंट हुई है जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें 3 मॉलिक्यूल हासिल होते हैं। इसके साथ आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज खत्म होता है।